आपको जो हैंडआउट प्रोवाइड किया है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का, उसमें से कुछ चीज़ें देख लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ऑब्जेक्टिव, बैकग्राउंड, पर्पस और इसके अलावा जो हेडिंग्स हैं एज ए प्री क्लिनिकल टेस्टिंग इन वीवो, इन विट्रो और क्लिनिकल ट्रायल्स, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अप्रोचेस डिस्कस कर लेते हैं फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंट करने में। हम किन किन चीज़ों पे हम फार्माकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास आइडियाज़ हो सकते हैं फार्माकोलॉजी पे रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है यूज ऑफ एंशियंट और फोक रेमेडीज हर्बल प्रिपरेशन फॉर इवेल्युएशन ऑफ देयर पॉसिबल फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी। तो इसका मतलब है फोक रेमेडीज या फोकलोरिक मेडिसिन का मतलब ये है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं, जैसे हर्बल प्रिपरेशन होती हैं या हर्बल ड्रग्स होती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है इवेल्युएशन ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ टर्मेरिक कर्क्यूमा लॉन्गा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज इन रीजनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया और पेन कंडीशन। तो हमने जब हर्बल प्रिपरेशन और जितनी भी ये ट्रेडिशनली यूज होती थी हर्ब्स स्पेशली फोकलोरिक मेडिसिन हम इसे कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। ड्रग तो नहीं कहेंगे, इसे हर्ब्स बोल देंगे। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला? हमने जो भी फॉर एग्जांपल आपके घर में मौजूद होती है, क्लोव है, हल्दी है, लहसुन है, इन पे जब रिसर्च की तो हमने इसकी एक तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एक्टिव, उसकी हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पता होना चाहिए। और अगर हम उसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करें तो क्या कोई न्यू कंपाउंड बन सकता है इससे, इसके बारे में रिसर्च होती है। तो जब इंडिया में क्या है कि बहुत ज़्यादा पेन के लिए यूज़ होता था हल्दी, और इसका साइंटिफिक नेम है करक्यूमा लॉन्गा। तो हमें पता चला उससे कि उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हैं। देन वी केम टू नो अबाउट दिस। ओके, salicylic acid was second is salicylic acid was isolated from the bark of willow trees after learning that Native Americans brewed the bark to treat inflammatory ailments. तो salicylic acid जो है वो एक कंपाउंड है, वो आइसोलेट किया गया विलो ट्रीज से। विलो ट्रीज एक दरख्त है और उसकी जो छाल होती है वो उसका बार्क है। तो वो हमें कैसे पता चला कि उसके अंदर एक सैलिसिलिक एसिड एक एक्टिव कंपाउंड है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले जो है मतलब नेटिव अमेरिकन जो है पहले वो क्या करते थे, उसकी चाय बना के पीते थे। किस लिए पीते थे? स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए। और जब हमने इस पर रिसर्च की तो हमें ये पता लगा, एवेल्युएट किया हमने इसको, कि इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। अच्छा, नंबर थर्ड है साउथ अमेरिकन नेटिव्स यूज्ड अ टी ऑब्टेन्ड बाय ब्रूइंग सिनकोना बार्क टू ट्रीट चिल्स एंड फीवर. Further study in Europe led to the isolation of quinine and quinidine, which subsequently were used to treat malaria and cardiac arrhythmias respectively. साउथ अमेरिकन के जो रहने वाले लोग थे वहाँ के नेटिव्स, वो चाय बना के पीते थे सिनकोना ट्री की, सिनकोना की जो छाल होती है उस बार्क। तो किस लिए? बुखार वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे वो। फिर बाद में जब यूरोपियंस ने इसके ऊपर स्टडी की, रिसर्च की फर्दर, उससे पता लगा कि सिनकोना बार के अंदर जो कंपाउंड्स हैं एक्टिव वो हैं क्विनीन एंड क्विनिडीन। सही है। अब क्विनीन और क्विनिडीन जो है हमने उससे एक ड्रग बना ली जो कि मलेरिया और कार्डियक एरिथमियाज में इस्तेमाल होती है। मलेरिया तो आप सबको पता ही है, कार्डियक एरिथमियाज एबनॉर्मल कार्डियक रिदम। ठीक है। अच्छा, नंबर सेकंड पॉइंट है स्क्रीनिंग ऑफ एन ओल्ड एग्जिस्टिंग ड्रग फॉर देयर न्यू पॉसिबल थेरेप्यूटिक इफेक्ट। तो इसको जो है इसका मतलब ये है कि एक ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग है, हम उसको फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग है जो हम बुखार के लिए लेते हैं, लेकिन अगर वही दवाई जो है अगर हम पेन के लिए भी लेने लग जाएं तो उसका वो दूसरा यूज होगा। तो ये पॉसिबल है। ठीक है, किस तरह पॉसिबल है ये देखते हैं। तो एग्जाम्पल है इसकी एटोवास्टैटिन, जो कि एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है, बाद है जी, और modification in existing drug for their modified effects in terms of improved efficacy, safety और new therapeutic effect and determination of pharmacophore। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी existing drug है जो marketed drug है, ठीक है, अगर हम उसकी क्या करें, उसकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दें जिसकी वजह से वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए और मतलब इफेक्टिव सेफ एक न्यू ड्रग बना सकें, एक न्यू मेडिसिन बना सकें जिसकी वजह से। सही है। और डिटर्मिनेशन ऑफ फार्माकोफोर का मतलब ये है कि फार्माकोफोर में एक ड्रग होती है जिसकी हमें स्ट्रक्चरल एक्टिविटी पता है, स्ट्रक्चर पता है, और न्यू एक स्ट्रक्चर जो है अगर हमने डिस्कवर किया है तो वो फार्माकोफोर होता है। तो structural optimization of lead compound salicylic acid by the Bayer Corporation of Germany resulted in
एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और एस्पिरिन द फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो सैलिसिलिक एसिड आपको पता है, हमने पहले बात की है कि ये इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होता है। अब जो बायर कंपनी है उन्होंने ये किया, उस पर रिसर्च की और उसकी स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया और स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हमें उन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू कंपाउंड जिसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको आप बहुत कॉमनली जानते हैं नाम से एस्प्रिन, जो कि सबसे पहली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ठीक है, जब आप फार्माकोलॉजी में क्लासेस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्टेरॉयडल कौन सी होती है, नॉन स्टेरॉयडल कौन सी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो एस्प्रिन जो है ये एक एनाल्जेसिक ड्रग है। एनाल्जेसिक ड्रग वो होती है जो पेन कम करती है, और इसका एक और इसका यूज है वो ये है कि ये एज ए प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटिंग ड्रग है। तो ये कम डोज पे, लो डोज पे जो है प्लेटलेट एग्रीगेशन में को भी, मतलब ब्लड थिनर कह दें आप एक तरह से, सही है आसान लफ्जों में। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है ऑब्वियसली थिक होता है, तो प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होने देती है। जिन लोग उन लोगों में, खास जिन लोगों में होता है ये थ्रोम्बोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के पेशेंट हो गए, सही है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, उनको खास जरूरत होती है और कार्डियक पेशेंट्स भी लेते हैं इस के हवाले से एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो है पोटेशियम चैनल एगोनिस्ट डायज़ोक्साइड की। ये जो मेडिसिन है ये हम हाइपरटेंशन मतलब लो हाई ब्लड प्रेशर में देते हैं, और इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया लो शुगर इन ब्लड, ठीक है, उसमें देते हैं। तो दिस मॉलिक्यूल वाज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट thiazide diuretics such as chlorothiazide not only exhibited diuretic activity due to the inhibition of sodium absorption in distal convoluted tubule but also demonstrated as a direct effect on renal vasculature। इसका मतलब ये है, इसका जो मॉलिक्यूल है डायज़ोक्साइड का, ये डेवलप हमने कैसे, हमें ये कैसे पता चला, मतलब हाउ इट केम इनटू बीइंग, ये डिस्कवर कैसे हुआ। ये ऐसे हुआ कि हमने मॉडिफिकेशन करी, इसका मिलता जुलता जो स्ट्रक्चर है वो एक डायूरेटिक, मतलब जो यूरिनेशन कराती है ना ड्रग, उसमें से एक क्लास है थायाजाइड डायूरेटिक, तो उसका नाम है, उसकी सब क्लास है क्लोरोथायाजाइड के नाम से। और ये करती क्या है, ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन को जो है ब्लॉक करती है। ठीक है, जब सोडियम जो है वो ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा यूरिनेशन होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, जैसे आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, पार्ट होता है किडनी में, नेफ्रॉन में डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, वहाँ पे एक्ट करती है ये, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट रीनल वेसल्स के ऊपर होता है। तो ये रीनल वेसल्स पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, ये स्मूथ मतलब रीनल मसल्स जो वहाँ पे जो वेसल्स हैं, रीनल वेसल्स, उनको भी डायलेट करती है। सिमिलरली ये जो डायज़ोक्साइड है ये भी रीनल वेसल्स को डायलेट कर रही होती है, और स्मूथ मसल्स, स्पेसिफिकली लोकल स्मूथ मसल्स को जो है ना ये डायलेट करती है, जो कि ब्लड प्रेशर फिर लो कर देती है। अच्छा, इसके अलावा ये भी करती है कि पोटेशियम चैनल एगोनिस्ट है ये, तो पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से जो है डायरेक्ट वेजोडाइलेटर है, और उसमें होता ये है कि ये पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया में ये ऐसे काम करती है डायज़ोक्साइड जो है, हाइपोग्लाइसीमिया लो ब्लड शुगर, ठीक है, तो ये शुगर लेवल्स बढ़ाती है ब्लड के अंदर। वो ऐसे कि बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, आपको पता होगा कहाँ होता है पेनक्रियाज में, तो वहाँ पे जो पोटेशियम चैनल है उनको ये ओपन कर देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं हो पाता। सही, तो जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं हो पाता तो वो कंट्रोल भी नहीं करेगा शुगर, तो शुगर जो है इसकी वजह से नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है, लो से नॉर्मलाइज होने की तरफ आती है। तो हमने ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की किसकी, थायाजाइड डायूरेटिक की, आपने ये याद करना है, जिसकी वजह से कौन सा कंपाउंड हमने डिस्कवर किया, डायज़ोक्साइड एंड रिलेटेड पोटेशियम चैनल एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वो ड्रग है जो एक्टिवेट करती है किसी भी चैनल को, जैसे पोटेशियम चैनल यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, सही है। तो पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर के दो काम हो गए, एक तो ये ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में काम आएगी, बढ़ाने में, ब्लड प्रेशर सॉरी कम करने में, और दूसरा है शुगर लेवल्स को बढ़ाने में, लो हाइपोग्लाइसीमिया में काम आएगी। तो ये जब बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में ओपन होंगे तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगी। अच्छा, कंसिडरेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, किसी भी प्रीक्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो है क्या क्या कंसिडर किए जाते हैं पॉइंट्स, जो कि जनरल पॉइंट्स हैं और हर ही एक्सपेरिमेंट में होते हैं तकरीबन, ठीक है। हर एक्टिविटी में, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में यही पॉइंट कंसिडर होते हैं। एनिमल सिलेक्शन, सबसे पहले एनिमल सिलेक्शन का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू
जो गाइडलाइंस है एनिमल सिलेक्शन, हम गाइडलाइंस और रेगुलेशन फॉलो करते हैं एनिमल वेलफेयर के यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो नोट करे जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो एज है, वेट, सेक्स, और जब आप इंशाल्लाह मैं आपको आगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में बताऊंगी इसके बारे में, तो आप ज़्यादा समझ जाएंगे कि एज क्यों मैटर करती है, मतलब मेल लेना है, फीमेल लेना है, वेट क्या होना चाहिए, वो हर डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी क्या रिसर्च है, ठीक है। स्पीसीज का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स में आपको रोडेंट को मैंने बताया था प्रोबेबली कि रोडेंट वो एनिमल्स हैं जिनके जो फ्रंट टीथ, फ्रंट मोलर हैं वो बहुत शार्प होते हैं, जैसे रैट है, जैसे रैबिट है, जैसे माइस है, और इसके अलावा हैमस्टर है, गिने पिग है, ठीक है। तो वो सारे रोडेंट हो गए। अब इनके अंदर रैट और रैबिट है, ये अलग अलग एनिमल है ना, है तो ये सारे रोडेंट, लेकिन ये डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है। स्पीशीज बोल दें या स्पीसीज बोल दें, बट इनके अगर अगर हम बात करें, अगर मैं पूछूं आपसे कि डिफरेंस क्या होता है स्ट्रेन स्ट्रेन तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब है, अगर मैं कहूँ डिफरेंट रैट्स में अलग अलग स्ट्रेन है, जैसे कि विस्टार है, सही है, जैसे कि स्प्रैग डॉली है, ये इसकी किस्म है, ठीक है ये सारे रैट्स ही, दे ऑल आर रैट्स। और अगर मैं कहती हूँ कि स्ट्रेन, तो यहाँ पे रैट, रैबिट, ये टू डिफरेंट एनिमल है, इनमें क्या कॉमन चीज है? दे बोथ आर रोडेंट्स, राइट, ये दोनों रोडेंट्स हैं। अच्छा, तो आप समझ आ गया होगा। अब ठीक है, अब डोज कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, आपका एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, आपका प्रोटोकॉल क्या है, आपका प्लान क्या है, डिजाइन क्या है, ये सब कुछ उसी वक्त मतलब तय होते हैं, ठीक है। डोज सिलेक्शन, डोज फॉर एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट इज अप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ सब्जेक्ट। जितना वेट होगा एनिमल का उसी हिसाब से डोज कैलकुलेट की जाती है। ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, एनिमल में भी ऐसा ही होता है। टेस्ट डोज ऑफ न्यू ड्रग एंड एस्टेब्लिश ह्यूमन डोज, तो एफडीए की गाइडलाइंस हैं, मैं इसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं एफडीए की, और वो अभी नहीं, मैं आपको बातें बताऊंगी इंशाल्लाह। उन गाइडलाइन में उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप ह्यूमन टू एनिमल कन्वर्ट करते हैं डोज, और किस तरह से आप अगर एनिमल से जा रहे हैं ह्यूमन पे तो वो कैसे करते हैं। अगर आप कोई न्यू ड्रग डिस्कवरी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले प्री क्लिनिकल स्टडीज होगी, फिर क्लिनिकल होगी, तो इसका मतलब ये है कि आप एनिमल टू ह्यूमन जाएंगे। लेकिन अगर और कोई मार्केटेड ड्रग है, एस्टैब्लिश ड्रग है, अगर जैसे मार्केटेड ओल्ड ड्रग हो गई, तो उसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? किसी और न्यू इंडिकेशन पे काम कर रहे हैं, तो हाउ यू विल कन्वर्ट ह्यूमन टू एनिमल डोज, ठीक है। उसके साथ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। देयर आर सम गाइडलाइंस अब विच आर एस्टैब्लिश बाय एफडीए, ठीक। नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ व्हीकल और फिजियोलॉजिकल सोल्यूशन। अच्छा, व्हीकल क्या है? ये वो एक बेसिकली आप ये कह सकते हैं डाइल्यूशन करने के लिए होता है, ठीक है। डाइल्यूट करते हैं आप किसी भी ड्रग को, जो है डाइल्यूट करने के लिए, घोलने के लिए व्हीकल होता है। किस व्हीकल में आप डाइल्यूट करेंगे? आइदर यू विल डिसॉल्व द ड्रग इनटू 2 in 80, या फिर वाटर या नॉर्मल सलीन, तो एक्सेट्रा, इट डिपेंडिंग कि वो सॉलिबिलिटी किस चीज में आती है। अब जिस पर्टिकुलर चीज, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड है, उसकी सॉलिबिलिटी अगर नॉर्मल सलाइन में है तो हम नॉर्मल सलाइन में उसको डिसॉल्व करेंगे, तो अगर वाटर में है तो वाटर में करेंगे। इसी तरह से कोई विस्कस सब्सटेंस है, कोई भी विस्कस, तो हम उसे 2 in 80 करते हैं। तो विस्कस या फिर ऑलिजिनस होगा ना, अगर कोई भी कंपाउंड या ड्रग या सब्सटेंस, तो हम उसको, उसकी सॉलिबिलिटी 2 in 80 में है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉलिबिलिटी, जिसमें भी उसकी सॉलिबिलिटी होगी हम उसमें डिसॉल्व करेंगे। ओके, ये पॉलीसॉर्बेट 2 in 80 बहुत कॉमनली यूज होते हैं। नॉर्मल सलाइन, डीएमएसओ, सीएमसी, दे ऑल आर कॉमनली यूज्ड इन आवर लैब। ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स, टू मेजरली ग्रुप होते हैं। एक है नंबर 1 ये टेस्ट ग्रुप, और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। टेस्ट ग्रुप वो होता है जिसको हम ड्रग देते हैं, कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको हम वो चीज देते हैं या फिर जिस व्हीकल देते हैं। तो जिस आपके व्हीकल में डिजोल्व हुई होगी आपकी ड्रग या कंपाउंड, वो हम व्हीकल वो देंगे, या तो नॉर्मल सलाइन देंगे, या वाटर देंगे, या डीएमएसओ, सीएमसी जो हमने पहले पढ़ चुके हैं ये सारे। तो हम सिर्फ
जिस चीज में भी डिजोल्व कर रहे हैं इनर्ट होता है, इसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो पढ़ लेते हैं। द ग्रुप ऑफ एनिमल इन विच सिंपल सेलीन और अदर व्हीकल is given that serve as control for the measurement of pharmacological activity of test. For both the group, all the parameters related to animal housing and food should be same. इसका मतलब ये है कि हम उसकी हाउसिंग कैसे करनी है एनिमल्स की। अब आप इंशाल्लाह लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो केजेस किस तरह के होते हैं, डिज़ाइन उनके, एनिमल हाउसिंग कैसे की जाती है, उनकी ब्रीडिंग कैसे की जाती है, फूड कौन सा होता है, कोई स्पेसिफिक अगर कोई रिसर्च हो रही है तो डाइट रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं हम या नहीं। ठीक है, तो एड लिबिटियम का वर्ड होता है यूज, मतलब फ्रीली हम उसको वाटर और फूड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, वैसे रैट जितने भी रोडेंट्स हैं इनके फूड को कहते हैं चाव, चाव CHOW, राइट। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मॉडल, किस तरह से डेवलप किया जाता है। डिफरेंट मॉडल आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। फॉर एग्जांपल एजेड रोडेंट्स एंड स्कोपोलामिन इंड्यूस अपनी, अच्छा ठीक है। तो हम एक्सपेरिमेंटल मॉडल को किस तरह डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है कि एजेड जो एनिमल्स हैं, रैट्स हैं या माइस हैं या रैबिट्स हैं, फॉर ज़्यादातर जैसे माइस और रैट्स यूज़ होते हैं, तो उनमें जो है हमने क्या अमूमन मतलब यूजुअली स्कोपोलामीन इंड्यूस एमनीजिया, स्कोपोलामीन एक ड्रग है जो कि मेमोरी लॉस कराती है। तो वो हमने देखा कि वो हमने उसको जो है अगर हम ये एनिमल्स को देते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ना वो उसकी कम हो जाती है, जिसकी वो एक मॉडल बन सकता है कौन सी डिजीज को स्टडी करने के लिए, अल्जाइमर डिजीज को। ठीक इसी तरह से अगर हम पेन की बात कर रहे हैं, अगर हम एस्पिरिन का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम कौन सा यूज करते हैं मॉडल, फॉर्मलिन मॉडल। फॉर्मलिन मॉडल में क्या होता है कि इसमें जो है इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कराता है। ये कहीं भी अगर हम लगा दें इसका इंजेक्शन पॉ के अंदर या कहीं भी, तो ये फौरन से जो है जितने भी हमारे क्या होगा कि अगर उसके रैट के पॉ में लगा दिया हमने तो वहां पे ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर देगा, वहां पे ये स्वेलिंग कर देगा बहुत ज़्यादा। अब ये स्वेलिंग कर देगा, फिर इसके बाद हम जो भी ड्रग चेक करना चाह रहे हैं हम ड्रग देंगे और जिससे ये कम हो जाएगी। अच्छा एक और मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं, आपने टेस्ट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप तो पढ़ा है, अब कंट्रोल ग्रुप भी फर्दर डिवाइड होते हैं। यहाँ पे बताती हूँ मैं। कंट्रोल नेगेटिव, नेगेटिव कंट्रोल जो कि व्हीकल होता है, इसके अलावा पॉजिटिव इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ड्रग से क्या मुराद है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ड्रग से मुराद ये है कि हम जो भी किसी भी ड्रग के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं उसकी मार्केट में अवेलेबल है उस पर्पस के लिए, उस बीमारी के लिए कोई भी और दूसरी ड्रग। जैसे अगर मैं एस्पिरिन देखना चाह रही हूँ फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, तो एस्पिरिन जो है वो मेरी होगी टेस्ट ड्रग, फॉर एग्जांपल है ये। तो अगर मैं एस्पिरिन दे रही हूँ, एक मतलब एक ग्रुप को मैंने एस्पिरिन दी, दूसरे ग्रुप को मैंने दिया व्हीकल जिसके अंदर एस्पिरिन डिजोल्व है, तो व्हीकल में हमने दे दिया नॉर्मल सलाइन। अच्छा पॉजिटिव कंट्रोल ये है कि आपने स्टैंडर्ड ड्रग, अब ये मुझे बताइए कि एस्पिरिन के अलावा कोई और मार्केट में है जो पेन को रिड्यूस करती है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रूफेन, ठीक है, ब्रूफेन है, या फिर इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कौन सी है, इंडोमेथासिन है, इसके अलावा डिक्लोफेनाक सोडियम है। तो वो आप स्टैंडर्ड अपना रख सकते हैं, ठीक है। और इस स्टैंडर्ड की जो डोज है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड होती है अमूमन, तो वो आप रिसर्च पेपर और पहले जो लिटरेचर रिव्यू करके आप फाइंड आउट करते हैं, और जो न्यू डोज है वो आप फॉर्मूले से पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे जो बात हो रही थी उसकी बात हो रही थी डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मॉडल, हमने दो बात की हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, एक तो एमनीजिया जिससे हम स्कोपोलामीन ड्रग से एनिमल के अंदर प्रोड्यूस करेंगे तभी जाके हम अपनी ड्रग देंगे अल्जाइमर्स के लिए। अल्जाइमर्स क्या डिजीज है, अल्जाइमर्स आपको पता है फॉरगेटफुलनेस की डिजीज है और ये ओल्ड एज में होती है। इसमें अमूमन डिमेंशिया होता है, तो डिमेंशिया इज फॉरगेटफुलनेस, ठीक है।
ओके, अब ये और दूसरी बात की थी हमने, कोई हमने फॉर्मलिन का इंजेक्शन दिया, फिर हमने उसे पेन का मॉडल बना दिया, अब उसमें हम कोई भी एनाल्जेसिक ड्रग दे सकते हैं। तो बायफेजिक नोसिसेप्टिव बिहेवियरल रिस्पॉन्स का मतलब ये होगा, नोसिसेप्टिव से मुराद नोसिसेप्शन रिलेटेड विद द पेन। एनिमल्स के लिए जब हम पेन की बात करते हैं तो एनाल्जेसिया के बजाय नोसिसेप्शन की बात करते हैं या नोसिसेप्टिव रिस्पॉन्स की बात करते हैं। और बायफेजिक का मतलब ये है कि अलग अलग डोज पे अलग अलग इफेक्ट आ सकते हैं इस ड्रग के। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, ये मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सब कुछ वही है जो पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ था। और इसके अलावा ये है कि आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो है जो चीज़ें करनी हैं, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है सच, लेकिन आपने जो क्वेश्चंस हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे निकल सकते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यूर क्विज। थैंक यू सो मच फॉर, अल्लाह हाफिज।